हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा पार्ट खत्म किया था, है ना। पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था, देन हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या है? इफ 11 एम्स आर इंसर्टेड बिटवीन 28 एंड 10 देन फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल एम्स। ठीक है, तो क्या हो रहा होगा कि कोई नंबर दे रखा है, उनके बीच 11 एम डालने हैं। अब जैसे 11 डालने हैं तो मुझे ये समझ में आ गया कि कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला b माइनस ए एन प्लस 1। अब यहां पे हमारा b कितना है 10 माइनस 28 डिवाइडेड बाय n कितना 11, तो 12 आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई देखो, माइनस 18/2 12 माइनस 3/2 आ जाएगा। अब आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा बिटवीन बोला है, याद रखना। देन फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल एम। एम का मतलब क्या, जो 11 एम आ रहे होंगे उसमें हम लोगों को बताना है कि कितने आपके इंटीजर्स हैं। तो देखो पहला कितना है 28 है। दूसरा कितना आएगा 28 माइनस 3/2 प्लस अगला 28 सॉरी यहां प्लस नहीं आएगा, कॉमा 28 माइनस 2 इंटू 3/2। फिर ऐसे आएगा 28 माइनस 3 इंटू 3/2। फिर अगला 28 माइनस 4 इंटू 3/2। ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा, लास्ट में 10 आएगा। तो आपको यह समझ में आ रहा है कि 11 अगर इंटीग्रल है और पहला अगर आपका फ्रैक्शन से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट जो जाएगा वो भी फ्रैक्शन में रहेगा, क्योंकि अगला ये क्या है इंटीजर है। तो सीधी सी बात है, बीच में टोटल 11 नंबर है, 6 कितने होंगे फ्रैक्शन वाले, तो 5 क्या बच गया हमारे पास इंटीग्रल, 5 इंटीग्रल वैल्यूज। जहां पे भी 2D जैसे a माइनस 20 a प्लस 2D, a प्लस 4D, a प्लस 6D, a प्लस 8D और a प्लस 10D, ये सारे क्या होंगे इंटीजर वाले होंगे। बाकी सारे बच गया वो कितने हो जाएंगे आपके फ्रैक्शन वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का नेक्स्ट। चलो अब लास्ट, अब याद रखना यहां पे 5 वैल्यू देना, 7 मत बोल देना, क्योंकि उसने एम्स बोला है और एम्स केवल जो नंबर के बीच वाले होते हैं। ठीक है, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर आपको देखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में आया था एक बार मेंस में भी सेम टू सेम क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन ही आया था लास्ट ईयर या लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर। देखो आपको अगर ये सीरीज दिख रहा होगा तो आपको ये समझ में आ रहा है कि सर ये तो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है, कैसे करें, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो मैंने ये बोला कि क्या करो, दो टर्म में फॉर्मूला लगाओ, ये ऐसे करके। तो दिख रहा होगा आप लोगों को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या आएगा s बराबर a माइनस बी -1 हो जाएगा, a प्लस बी 3 अगले में, a माइनस बी -1 अगले में 7, फिर -1 11 प्लस, ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा। लास्ट में यहां -1 और प्लस जोड़ दो, 2007 प्लस 2008 4015 आ जाएगा। आपको दिख रहा है -1 कॉमन है, तो -1 कॉमन निकाल लो, तो 3 प्लस 7 प्लस 11 ऐसे करके सीरीज जाता रहेगा 4015। क्या दिख रहा है? अब ये आपको दिख गया कि सर ये तो एपी है, ये तो क्या है हम लोगों का एपी है। तो एपी का फॉर्मूला लगा दो, -n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हमारा अब एम है केवल क्या निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। तो नंबर ऑफ टर्म्स का मैंने फॉर्मूला सिखा के रखा है, क्या, b माइनस ए अपॉन डी, सॉरी l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो l कितना है 4015, a कितना है हम लोगों का 3, कॉमन डिफरेंस कितना है हम लोगों का, दिख रहा है आप लोगों को 4 प्लस 1, तो 4015 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपका 4012, और 4012 डिवाइड बाय 4 103 प्लस 1 104, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 104 होंगे। तो -1 इंटू 104 डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई, इसको जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 4018, मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने क्या कर लिया है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको हम लोग जीपी भी बोलते हैं, साथ में क्या बोला जाता है, जिसको जीपी भी बोला जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है हम लोगों का
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीपी भी बोलते हैं। अब क्या है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये जीपी, इसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिए। मान लो कोई सीरीज लिखी हुई है 3, 6, 12, है ना, 3, 6, 12, 24, 48, ये ऐसे सीरीज जा रही है। तो आप लोग यहां पे गौर कर रहे होंगे कि सर अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूं तो 2 आ रहा है, 12 को 6 से डिवाइड करूं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 24 को 12 से डिवाइड करूं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 48 को 24 से डिवाइड करूं तो क्या आ रहा है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो रेशियो यहां पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, मैंने एक सीरीज ये बोला, मैंने एक अगला सीरीज लिखा 2, -4, 8, -16, 32, ये सीरीज जारी। अब देखो यहां पे भी सीरीज देखो, दो टर्म का रेशियो देखो, -2, -2, -2 आ रहा है। तो ऐसी सीरीज जिसका अगर मैं दो कॉन्जुगेटिव टर्म को डिवाइड करूं, दो क्या करूं मैं, दो कॉन्जुगेटिव टर्म को अगर मैं डिवाइड करूं और अगर वो रेशियो कांस्टेंट आ जाए तो ऐसे सीरीज को हम लोग बोलते हैं जीपी। ऐसे सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग, जीपी। अब डिपेंड करेगा, जीपी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, क्योंकि देख लो यहां पे ये वाले में पॉजिटिव आ रहा था, इसमें नेगेटिव आ रहा था। फ्रैक्शन भी हो सकता है, देखिए इस तरीके से क्या लिख देते हैं, 1/2, 1/4, 1/8, ये भी क्या होगा हम लोगों का, जीपी होगा, विथ कॉमन रेशियो हाफ, क्योंकि यहां पे देखिए हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हाफ से मल्टीप्लाई, यहां पे -2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, या ऐसे बोल दीजिए कि दो कॉन्जुगेटिव टर्म को हम लोगों ने डिवाइड किया तो एक कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, या ये बोल दीजिए कि पिछले वाले टर्म को किसी नंबर से, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो चलो इसका ये हम लोगों का बेसिकली ऐसी सीरीज जिसमें अगर दो कॉन्जुगेटिव टर्म को डिवाइड करें तो रेशियो कांस्टेंट आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीपी बोलेंगे। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड आपका अगर, ठीक है बस लिखो, द सीक्वेंस इन विच, इसमें लिखिएगा डेफिनेशन लिखिएगा, द सीक्वेंस इन विच रेशियो ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म, द सीक्वेंस इन विच ratio of two consecutive term is constant, is called geometric progression, ठीक है। and constant ratio is called common ratio, ठीक है। अब याद रखना, कॉमन रेशियो को हम लोग क्या करते हैं हमेशा, जैसे A1, A2, A3 ऐसे करके कोई लिखा हुआ है ना, तो आप A1/A2 भी कर सकते हो और A2/A1 भी कर सकते हो ना। जैसे यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप 3/6 भी कर सकते हो, 3/6 भी कर सकते हो और 6/12 भी कर सकते हो, ये बेसिकली जब हम ऐसे करें, या सॉरी मैं गलत, 3/6 या 6/3 भी कर सकते हो। तो हमेशा याद रखना, इसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉमन रेशियो। प्रीसीडिंग टर्म मतलब मैंने एक टर्म लिया और उससे उसके पिछले वाले टर्म से डिवाइड किया, ठीक है, हमेशा उसको हम लोग कॉमन रेशियो बोलेंगे। ठीक है, प्रीसीडिंग टर्म, एक टर्म एंड उसका एक प्रीसीडिंग टर्म, अगर उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वही हम लोगों को कॉमन रेशियो बताएगा। ठीक है, ये वाली चीज को याद रखिएगा, कॉमन रेशियो का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिर क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं। नहीं, हम लोगों को पहले A2/A1 करना है। लेफ्ट से राइट से जा रहे हो तो बाद वाला अपॉन पहले वाला करोगे तो वो कॉमन रेशियो आएगा। ठीक है, चलिए ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब डेफिनेशन क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर। अब अगला बढ़ते हैं हम लोग, अगला थर्ड पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल क्यों लिख रहा हूं, थर्ड पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट में अगर मैं बात करूं, मान लो अब जीपी को कैसे करते हैं, AR स्क्वायर AR क्यूब ऐसे करके सीरीज लिख रही है। अब देखिए ए क्या है हम लोगों का, यहां पे फर्स्ट टर्म है, ए क्या है हम लोगों का, फर्स्ट टर्म है, और आर क्या है हम लोगों का, कॉमन रेशियो। आर क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। अब आप लोग यहां पे ये चीज गौर कर रहे होगे, सर ये तो हमारा फर्स्ट टर्म है, ये क्या है हम लोगों का, फर्स्ट टर्म। ये क्या है हम लोगों का, सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म। ये क्या है हम लोगों का, थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म। ये क्या है हम लोगों का, फोर्थ टर्म। तो आप लोग यहां पे गौर करने वाली बात है कि जब हम लोगों का फर्स्ट टर्म था तो आर की पावर क्या था, 0,
सेकेंड टर्म था तो आर की पावर क्या था 1, थर्ड टर्म है तो आर का क्या है स्क्वायर, फोर्थ टर्म है तो आर का क्या है क्यूब। तो nth टर्म क्या होगा हम लोगों का ए आर की पावर n-1। ये कौन सा टर्म हो जाएगा हम लोगों का nth टर्म, या बोलने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको जनरल टर्म भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आया, सीधी सी बात है। ए आर सेकेंड टर्म, ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म, अगर थर्ड टर्म बोल रहा हूं तो पावर में कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या बोला भाई nth टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू ए आर n-1, ए आर n-1। nth टर्म बोल लो या जनरल टर्म बोल लो, जनरल टर्म बोल लो, और ए एन बोल दो और टी एन बोल दो, सारी चीजें क्या है हम लोगों की सेम ही है। क्या आएगा फॉर्मूला, याद रखना इसको डायरेक्टली, ए आर n-1 आएगा। ठीक है, हमेशा इस चीज को याद रखेंगे, ए आर की पावर n-1, हमेशा एक कम। अगर मैं nth टर्म जैसे एपी में होता था ना, एपी में हम लोग फर्स्ट टर्म क्या बोलते थे ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, तो थर्ड में क्या आता था डी के साथ 2 नंबर आता था, एक कम आता था। उसी तरीके से अगर nth टर्म बोलेंगे तो पावर में क्या आएगा एक कम आएगा। ठीक है, ये वाली चीज आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए और समझ के भी इसको आप लिखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसको हम लोग बाद में लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। अगर कोई सीरीज का अगर खत्म, मान लो अगर कोई सीरीज लिखी हुई है 4, 5 ऐसे लिखिए 4, 8, 16, 32, लास्ट में जाके लिखा 5 1 2, तो 5 1 2 क्या हो जाएगा हम लोगों का लास्ट टर्म भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलो एक ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैं इसको रफ करता हूं, है ना। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, ये थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ पॉइंट है हम लोगों का, फोर्थ पॉइंट ये है कि मान लो कोई सीरीज लिखी है ए आर स्क्वायर ऐसे करके सीरीज जा रही है। यहां पे मान लो एल लिखा है, एल क्या हम लोगों का एक लास्ट टर्म है लास्ट टर्म। तो मेरे को ये बताओ एल से एक पहले वाला टर्म क्या होगा, एल से एक पहले वाला टर्म क्या होगा एल अपॉन आर, इससे अगले पहले वाला एल अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि जैसे देखो 2, 8, 16, तो 16 के बाद क्या आ रहा है 8 आ रहा है ना, तो डिवाइड हो रहा है, तो उसी तरीके से यहां पे भी आर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे को ये बताओ nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ये क्या लिखेंगे एल अपॉन आर की पावर n-1। ठीक है, याद रहे फॉर्मूला, बहुत अच्छी बात है, याद नहीं रहे तभी भी काम चल जाएगा हम लोग, इसके बिना भी चल जाएगा। ठीक है, तो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो ये एल क्या है यहां पे लास्ट टर्म है, एल क्या है यहां पे लास्ट टर्म, और आर क्या है हम लोगों का यहां पे कॉमन रेशियो। याद रखना कॉमन रेशियो वैसे ही निकलेगा, यहां पे अब ये मत करने पर, यहां पे भी अगर कर भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एल। ठीक है, ये समझ में आ गया वाला चीज, हमेशा याद रखना कॉमन रेशियो हमेशा वैसे ही निकालेंगे, इसको डिवाइडेड बाय इसको, मतलब ये टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, तभी उस तरीके से हमारा कॉमन रेशियो निकलेगा। ऐसे यहां पे अब ये मत कर देना ये डिवाइडेड बाय ये, नहीं, हमेशा दिस डिवाइडेड बाय दिस कॉमन रेशियो के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, नोट करके एक पॉइंट लिखिए। इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए बी सी आर इन जीपी, 3 टर्म्स हैं केवल, इफ ए बी सी आर इन जीपी, नोट नंबर 1, इफ ए बी सी आर इन जीपी, देन अगर मान लो 3 नंबर आपका जीपी में दे रखा है, क्या दे रखा है आपका 3 नंबर, तो ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 3 नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा बी अपॉन ए, क्योंकि जीपी में क्या होता है रेशियो क्या होता है कांस्टेंट, तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी होगा। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहां से बी स्क्वायर बराबर ए सी लिख सकता हूं। ये हम लोगों की कंडीशन है। अगर कभी भी 3 टर्म जीपी में दे रखा हो तो मिडिल वाले टर्म का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी जो अगल बगल वाले टर्म है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। यही हम लोगों ने एपी में भी पढ़ा था। एपी में याद है जब अगर 3 टर्म एपी में होते थे तो मिडिल टर्म का डबल क्या होता था ए प्लस सी के बराबर, बाकी 2 के प्लस के बराबर होता था। ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। नोट नंबर 2 लिखिए, इफ ए बी सी, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी, इफ ए
comma B, comma C are in GP and as well as in AP if A, comma B, comma C are in AP and as well as in if A, B, C are in GP and as well as in AP, then only condition then A is equal to B is equal to C is only possibility. Then A is equal to B is equal to C is only possibility. ठीक है, क्या बताया गया कि अगर आपका A B C कोई 3 नंबर है, अगर वो 3 नंबर AP में भी हैं एंड GP में भी हैं, तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है. वो पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों नंबर इक्वल होंगे. तभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि तीनों नंबर आपका AP में भी हो जाए और तीनों नंबर आपका क्या हो जाए, GP में भी हो जाए. ठीक है, तो ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. अब हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा. तो क्वेश्चन लिखिएगा. क्वेश्चन नंबर वन है 18 कॉमा -12 कॉमा 8 डैश 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 5 1 12 डिवाइडेड बाय 7 2 9. फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स. देखो, अब मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं कि आपको एक सीरीज दे दिया है, उसका पहला टर्म बताओ, उसका कॉमन रेशियो बताओ, वो सारा इसी क्वेश्चन में कवर हो जाएगा. ठीक है, इसलिए मैं ऐसी चीजें लिख करवा नहीं रहा हूं. ऐसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अपने आप इसमें कवर होगा तो हम लोग देख लेंगे. चलो देखो क्या क्वेश्चन है. 18 -12 8, इसके बाद 5 1 2 सीरीज जाते जा रही है एंड 7 2 9 दे रखा है. अब देखो यहां पे जैसे वाला क्वेश्चन दे के रखा हुआ है तो मुझे यह समझ में आना चाहिए कि सर आपने यहां तो दे दिया, सबसे पहले मुझे पहला टर्म बताओ. तो स्टार्ट करते हैं. A बराबर क्या जाएगा 18. R बताओ, R क्या होता है, टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म. तो टर्म क्या है -12 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज -2/3. तो हमारा कॉमन रेशियो कितना आ गया -2/3. और हम लोगों को AN या TN दे रखा है. AN कितना दे रखा है 5 1 2 डिवाइडेड बाय 7 2 9. अब आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि सर ये तो कुछ ना कुछ नंबर के पावर वाली टर्म है. तो मैं इसको क्या लिख लूंगा 5 1 2 को 2 की पावर 9 करके देखना. 2 की पावर 9 होता है. ये मैंने याद रखने को बोला है कि 2 की पावर 10 तक तो एटलीस्ट याद रखना कि क्या होता है. एंड 7 2 9 इज 3 की पावर 6. चलो फॉर्मूला लगा दो. AN इज इक्वल टू A की पावर R -1 AN 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6 इज इक्वल टू A कितना है 18, R कितना है -2/3 की पावर n -1. यही आएगा. अब चलो 18 को इधर ले आओ. तो जैसे ही 18 लाओगे तो 2 की पावर 9 3 की पावर 6. 18 क्या होता है 3 का स्क्वायर इंटू 2 बराबर -2/3 की पावर n -1. यही आता है. अब देखो 8 2 कैंसिल. तो 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 8 बराबर -2/3 की पावर n -1. क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं 2/3 की पावर 8 बराबर -2/3 की पावर n -1. अब ये बात को आप अप्रिशिएट करोगे कि सर पावर में इवन नंबर लिखा है. अगर पावर में आपका इवन नंबर है तो मैं यहां प्लस लिखूं या ऐसे माइनस लिखूं, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता, क्योंकि -2/3 8 बार मल्टीप्लाई होके वही आएगा जो ऊपर लिखा है. क्या मैं अब यहां से बोल सकता हूं कि n -1 बराबर 8 होगा, तो n बराबर कितना होगा 9. मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितने होंगे 9 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे. ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन को किया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब अगला क्वेश्चन लिखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं. ठीक है, तो रफ करते हैं. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. लिखिए 4 16 64 ऐसे करके सीरीज जा रही है. 4 16 64 एंड ये जा रहा है
ठीक है, रुको अभी ये मत लिखो, कोई और क्वेश्चन करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे। ये लिखिए सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी फॉर्म एन जीपी, फॉर्म एन जीपी। फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस गिवन a इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलो गिवन a इज इक्वल टू 2। अब देखो ये क्वेश्चन क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी फॉर्म एन जीपी। मतलब क्या कर रहा है यहां पे कि हमारा कोई 3 टर्म एपी का है। अब जैसे इन्होंने सेकेंड टर्म बोला तो a प्लस डी, थर्ड टर्म बोलने का मतलब a प्लस 2d, सिक्स टर्म बोलने का मतलब a प्लस 5d। ये कौन सा टर्म हो गया, सेकेंड टर्म। ये कौन सा टर्म हो गया, थर्ड टर्म। और ये कौन सा टर्म हो गया, सिक्स टर्म। यही है। अब ये तो मैंने एपी की वजह से लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया, एपी की वजह से। अब ये क्या फॉर्म कर रहा है, जीपी फॉर्म कर रहा है। और अगर मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि 3 नंबर अगर जीपी फॉर्म कर रहे हो तो मिडिल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट का। तो a प्लस 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 5d इंटू a प्लस d, यही होता है। अब ये क्या है, ये किसकी वजह से आया, जीपी की कंडीशन, जीपी कंडीशन। ठीक है, पहला क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि ये सारे टर्म क्या थे आपके एपी में थे ऐसे। अब जीपी की वजह से ये आ जाएगा, ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad, मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर प्लस ad तो कितना आ जाएगा, 6ad प्लस 5d स्क्वायर, यही आएगा। तो देखो क्या क्या कट रहा है, a स्क्वायर और a स्क्वायर उड़ गया, फिर क्या बचेगा हमारे पास, एक तरफ ले आओ तो इधर आ जाएगा 2ad बराबर, वो उधर चला जाएगा तो d स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब इधर ले आओ इस चीज को, तो d स्क्वायर माइनस 2ad बराबर 0, तो d कॉमन, तो d माइनस 2a बराबर 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता ना, क्योंकि कॉमन रेशियो कभी 0 हो पाएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं। कॉमन रेशियो 0 हो गया तो क्या मतलब हो गया, तो यहां से d कितना आ जाएगा आपका 2a, और a की वैल्यू दे रखी है तो d बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। मतलब आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सीरीज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अगले सीरीज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अब, है ना। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से करिए तो क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ एवरी टर्म ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ऑफ जीपी, a positive number of GP is equal to sum of preceding, स्पेलिंग गलत होगा तो सही कर लेना, प्रीसीडिंग में डबल सी आता है, प्रीसीडिंग टर्म, देन फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। ये हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ एवरी टर्म ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ऑफ जीपी, मतलब जो जीपी है वो आपका पॉजिटिव जीपी है। ठीक है, पॉजिटिव जीपी का मतलब अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि हमारा कोई जीपी है, अब वो जीपी क्या हो रहा है कि आप कोई भी टर्म लो, जैसे मान लो मैंने लिया 4th टर्म, तो जो 4th टर्म होगा वो आपका पहले 3 टर्म के बराबर है। अब 4th टर्म 3 टर्म के बराबर है तो मतलब फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड टर्म। 5th टर्म लिया तो पहले 4th टर्म के बराबर है। ये चीजें ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो मैंने क्या किया, मैंने कल 3 टर्म मारा, ए आर स्क्वायर मान लिया। अब मेरे को बताओ ए आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए आर प्लस ए के बराबर होगा। यहां से आर स्क्वायर बराबर आर प्लस 1, तो आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1, तो आर बराबर 1 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाय 2। अब जैसे यहां से आया तो आर बराबर 1 प्लस √5/2, आर बराबर 1 माइनस √5/2।
ये वाला टर्म हट गया, क्योंकि क्या बोल के रखा है, पॉजिटिव जीपी बोल के रखा है। तो आर की वैल्यू 1 प्लस रूट 5/2। अब मेरे कोई बोलेगा सर आपने 3 टर्म ही क्यों लिया, ज्यादा टर्म क्यों नहीं लिया? तो मैं बोलूंगा जब मेरा आंसर 3 टर्म में आ जा रहा है तो मैं क्यों फालतू का दिमाग लगा के आगे के टर्म लू। बच्चे यहां पे क्या गलती करते हैं, वो एन टर्म तक लिखने चल जाते हैं या 7-8 टर्म लेके चल जाते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है, अगर आपका 3 टर्म में आंसर आ जा रहा है तो हम फालतू के टर्म क्यों लिखें? इतना फालतू का टाइम तो है नहीं हमारे पास, तो मतलब ही नहीं उस चीज को लिखने का। ठीक है, तो ये वाली चीज आप ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से आपका बात हो रहा है सागर से। ठीक है, तो ये वाली चीज को देखिएगा। ओके, मैंने क्या किया, यहां पे भी 3 क्वेश्चन लिखा है। पहले ये 3 क्वेश्चन करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ाई और करते हैं। ठीक है, देखिए ये 3 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोगों का कि इफ ए बी सी क्यू, ए बी स्क्वायर सी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4, ए क्यूब बी की पावर 4 सी की पावर 5 आर इन ए पी, देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हम लोगों का क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से ये क्वेश्चन देखना, आप लोगों ने ये गौर किया होगा, बोला सोचा होगा कि सर जीपी पढ़ा रहे हैं और एपी का क्वेश्चन कहां से आ गया, यहाँ पे जीपी का नामो निशान मेंशन ही नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा बच्चों एक बार चेक करो कौन सा कंडीशन, बी स्क्वायर बराबर ए सी का मिडिल टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर तो नहीं लिख सकते, तो मैं इसको लिख देता हूं वाई स्क्वायर बराबर एक्स जेड वाला। ठीक है, मतलब मिडिल टर्म का स्क्वायर, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, ए की पावर 4 बी की पावर 6 सी की पावर 8 बराबर बाकी का मल्टीप्लाई करो, ए की पावर 4 सी की पावर 6 एंड सॉरी बी की पावर 6 एंड सी की पावर 8। देखो दोनों तरफ क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सीरीज दे रखा है क्या होगा, जीपी में भी होगा। क्या होगा आपका, जीपी में भी होगा, मतलब सीरीज आपका एपी में भी है एंड जीपी में भी आपका देके रखा हुआ है, देके रखा हुआ है। अब मेरे को ये बताओ, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था नोट करके कि कभी भी कोई सीरीज आपका एपी में हो या जीपी में हो, ऐसा कब पॉसिबल है, जब तीनों टर्म क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। कर दो तीनों को इक्वल, तो ए बी स्क्वायर सी क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी की पावर 4 इज इक्वल टू ए क्यूब बी की पावर 4 सी की पावर 5। अब मेरे को ये बताओ, आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि सर ऐसी कंडीशन कब पॉसिबल है, जब आपका a इज इक्वल टू 1 हो, b इज इक्वल टू 1 हो, c इज इक्वल टू 1 हो। उसके अलावा कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती ना, आप कुछ भी वैल्यू डाल के देख लो, ऐसी कभी भी कोई वैल्यू आएगी ही नहीं इसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो a b c क्या हो गया, 1 हो गया, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 5 है कि इन ए जीपी इफ T3 इज इक्वल टू 2 एंड T6 इज इक्वल टू -1/4 फाइंड T10। ये बात कर रहा है। अब देखो जैसे T3 बोला, T3 बराबर 2, तो T3 मतलब क्या, आप सोच लो, Tn या An मतलब क्या होता है, AR की पावर n माइनस। अब T स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, अपने हिसाब से बनाने का तरीका है। ठीक है, यहां पे वैसे मेरे को लिखना चाहिए था कि गिवन Tn इज जनरल टर्म ऑफ जीपी। अगर ये नहीं भी गिवन है तभी भी आप यही अज्यूम, ये समझ जाइएगा क्वेश्चन को देख के कि ये जनरल टर्म ही लिख के रखा हुआ है ना। तो देखो T3 मतलब क्या मैं डायरेक्टली इसको AR स्क्वायर लिख सकता हूं, मैंने बताया था कि अगर यहां 3 आ रहा है तो R की पावर में क्या आएगा, हमेशा एक कम आएगा। उसी तरीके से T6 -1/4, तो ये क्या हो जाएगा, AR की पावर 5 होगा। अब मुझे क्या निकालना है, A और R निकालना है। दोनों को क्या करोगे, डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करोगे तो 2 डिवाइडेड बाय -1/4 बराबर AR स्क्वायर डिवाइडेड बाय AR की पावर 5। A और A कैंसिल, 4 ऊपर चला गया, तो -1/8 बराबर 1/r³। सॉरी गलत लिख दिया, क्या सॉरी गलत लिख दिया, -8 बराबर ये, तो r³ बराबर -1/8
तो r बराबर माइनस हाफ आ जाएगा r बराबर माइनस हाफ। उस माइनस हाफ को किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। जैसे अगर आपने यहां रखा माइनस हाफ, तो a बराबर क्या दिख रहा है आपको 8, a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमको क्या निकालना है t10। t10 का मतलब क्या है a r की पावर 9, तो 8 इंटू माइनस 1/2 की पावर 9। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देख के रखा है कि 2 की पावर 9 क्या होता है 512 होता है। तो माइनस 8 डिवाइडेड बाय 512 डिवाइड कर लीजिए, तो ये माइनस कितना आ जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाय 64 आ जाएगा, सॉरी माइनस 1/64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या बोल रहा है। अब जैसे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा, फाइंड द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। अब जैसी कॉन्जिक्यूटिव टर्म आया 4 टर्म आया, तो हमने एपी में पढ़ के रखा हुआ है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या लेते हैं a माइनस डी, a प्लस डी। 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म एपी में क्या लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d, सॉरी a प्लस 3d हो जाएगा। उसी तरीके से 5 का भी बताया था मैंने। इसी तरीके से जीपी में भी है, नोट करके इसको लिखिएगा यहीं पे अच्छे से बॉक्स बना के पेन अलग कलर के पेन से, कि जीपी में अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि सर अगर वहां पे हम लोग डी को हटाते थे तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे आर को हटाएंगे। तो क्या मैं उस चीज को ऐसे लिखूं a अपॉन आर, a और ए आर, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो जाएगा। उसी तरीके से 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या लेंगे बताइए 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। अगेन हमारा एम है कि जब भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आर क्या हो जाए कट जाए, ऐसा हम लोग इस कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चाहेंगे तो उसको क्या लेंगे, देखिए a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब, ये लिया जाएगा। 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म क्या लोगे बताओ अब, 5 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। उस केस पे क्या लोगे आप लोग बताओ, a अपॉन आर स्क्वायर, a अपॉन आर, ए आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर। ये इस तरीके से हम लोग इसको लेंगे। ये बॉक्स में अलग से आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज आके रखी हुई। कभी भी पर याद रखिएगा ये कब लीजिएगा, मैं आपको इसका तरीका भी बता दे रहा हूं कब लेना है हम लोगों को। जब कभी क्वेश्चन में कहीं पे प्रोडक्ट वाली चीजें दे रखी हो, ऐसे मत ले लीजिएगा कि जब मैं मूड आया तब ले लिया। ठीक है, कभी भी कब लेंगे, जब क्वेश्चन में आपका क्या दे के रखा हो, प्रोडक्ट वाली चीजें दे रखी हो। क्या देके रखी हो, प्रोडक्ट वाली चीजें दे रखी हो। प्रोडक्ट वाली चीजें का मतलब क्या हो गया कि आपका 4 नंबर प्रोडक्ट में दे रखा है। ठीक है, 4 मतलब आपका दे रखा है कि 4 टर्म आपके जीपी में है और ये 4 टर्म का प्रोडक्ट इतना दे रखा है। तो जैसे ही अगर प्रोडक्ट आएगा तो ये सारे आर आर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब अगर ये कट गए तो केवल आपका क्या बचेगा, ए बचेगा डायरेक्टली आपका ए आ गया, और एक और कंडीशन दे रखी रहेगी, उससे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला चीज तब लिया जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीपी of which second term is smaller than first term. Second term is smaller than first term by 35 and third term is larger than fourth term by 560. ठीक है, तो आप चाहें तो ये टर्म लेके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो नॉर्मल तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं, ये वाला टर्म जो आप कर लेंगे, जब वो आएगा तो उससे करेंगे, पर ये हमको याद रखना है हमेशा। ठीक है, कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे रखा हुआ, ऐसे दे रखा हो, तो इस तरीके से हम लोग एज्यूम करेंगे। अभी के लिए मैं इस वाले तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल से 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म जीपी के हैं। आप ये मान लो, ए पहला टर्म, ए आर दूसरा टर्म, ए आर स्क्वायर तीसरा टर्म और ए आर क्यूब फोर्थ टर्म। ये मान लो 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ये मान लो अभी के लिए। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म मान लिया। अब ये इसमें लिख लो कि ये कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में प्रोडक्ट टाइप का मेंशन हो। ठीक है, ये कंडीशन होगी इसकी, कभी भी जब प्रोडक्ट टाइप का कुछ दे रखा हो तब हम लोग उसको यूज करेंगे, है ना।
ये आपको याद रखना। अभी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट वाली चीजें दे नहीं रखी है, अगर ये प्रोडक्ट वाली चीजें नहीं देकर रखी हैं तो क्या हम लोग इस चीज का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। करोगे तभी भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट थोड़ा उस वाले मेथड से लेंदी जाएगा। अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट वाली चीजें मेंशन नहीं है, यहाँ पे कहीं भी प्रोडक्ट की चीजें मेंशन नहीं है, ठीक है। केवल एक नोट टाइप का था, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। इसी के साथ बता दिया है कि आप चाहो तो उस वाले मेथड से भी कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी एज्यूम करके कर सकते हो। बट ये अगर प्रोडक्ट वाला दे रखा रहेगा ना, तो आप फिर इस तरीके से नहीं कर सकते, ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे नंबर मान के। प्रोडक्ट वाले टाइप में हमको उसी तरीके से करना पड़ेगा कि अगर 4 नंबर का प्रोडक्ट दे रखा है, मान लो 216, तो फिर हम लोग उस तरीके से करेंगे। अभी नॉर्मल दे रखा है तो ऐसे करते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल के रखा है, सेकेंड टर्म इज स्मॉलर देन फर्स्ट टर्म बाय 35। तो सेकेंड टर्म क्या हमारा ए आर माइनस ए बराबर 35, ये लिखेंगे ना। सेकेंड टर्म इज स्मॉलर देन फर्स्ट टर्म, ठीक है। क्या लिखा मैंने यहां पे, सेकेंड टर्म इज स्मॉलर देन फर्स्ट टर्म बाय 35। एक सेकेंड, सेकेंड टर्म, ओके ये तो लार्जर हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने। सेकेंड टर्म तो a माइनस ए आर बराबर 35, ये लिखेंगे ना। सेकेंड टर्म इज स्मॉलर देन फर्स्ट टर्म बाय 35, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ए आर इज इक्वल टू ए माइनस 35। अब बेटर है, सेकेंड टर्म इज स्मॉलर देन फर्स्ट टर्म बाय 35, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, ए आर माइनस ए माइनस ए आर बराबर 35, ये आ जाएगा। अब अगला देखिए, थर्ड टर्म इज लार्जर देन फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म लिखिए, तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू लार्जर देन फोर्थ टर्म बाय 560, तो इसको ले आइए, तो ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब बराबर 560, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों क्या करिए, डिवाइड। कैसे डिवाइड करेंगे, तो ए कैंसिल, तो 1 माइनस ऐसे आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब 35 डिवाइडेड बाय 560, यही आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये कट रहा है, कट रहा होगा तो काट दो, ठीक है। देखो अब यहां से इधर से क्या होगा, आर स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस आर कट गया, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 35, कितना आ जाएगा देखो, 35 इंटू मेरे हिसाब से 16 में आना चाहिए, 16 इंटू 5 80, 48, हाँ बिल्कुल सही। तो ये कितना आ जाएगा नीचे, 1 अपॉन 16, तो आर स्क्वायर बराबर 16, तो आर बराबर प्लस माइनस 4, यही आएगा। अब जैसे अगर आर स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4 आया, तो मेरे को ये क्लियर करना पड़ेगा कि सर मैं आर की वैल्यू कौन सी लूं, आर की वैल्यू कौन सी लिए जाए, पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, देखो अगर मान लो आर की वैल्यू आप निगेटिव ले लो, आर की वैल्यू चलो कुछ भी लो, अभी देखो कैसे चेक करते हैं, ठीक है। देखो आर की वैल्यू दो वैल्यू है, तो एक बार करते हैं, आर की वैल्यू एक बार ले लेते हैं 4 और एक बार ले लेते हैं आर की वैल्यू -4, ले लिया। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मानते हैं चलो इसमें रख दो, आर की वैल्यू 4 रख दो, रखो आर की वैल्यू 4 रखने पे क्या होगा, a इंटू 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 35, तो a बराबर क्या आएगा, -35/3 आएगा। यहां रखो, तो यहां से a बराबर -4 रखने पे a बराबर कितना आ गया आपका, 7 आ गया। अब हमने सीरीज क्या मानी थी, a आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब माना था। अब a की वैल्यू कितनी है, 7, r की वैल्यू -28, फिर आर स्क्वायर, तो 7 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 16 इंटू 7 कितना होता है, 112 आएगा। अब देखो दोनों का डिफरेंस कम आना चाहिए ना, a माइनस ए आर 35 आना चाहिए, a माइनस ए आर 35, देखो इसमें ये वाले में आ रहा है, तो इसका मतलब r की वैल्यू -4 सही है, ये वाला सही, और ये वाला क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमको देखना पड़ेगा कि a माइनस ए आर क्या आना चाहिए, आपका 35 आना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, हम लोगों का हो गया। तो एक बार हम लोग देखते हैं सर, ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी।
सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। कैसे करते हैं, ध्यान से इसको देखते हैं। तो देखो मैंने चलिए ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या हेडिंग है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। हम लोगों को सम निकालना, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, ये हम लोगों को करना है। अब कैसे करते हैं, ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। तो अगर मेरे को, हम लोग ने एस एन का फॉर्मूला निकाला था, देखिए कैसे करेंगे। मान लो एस एन हमारे पास क्या होगा, A1 प्लस A2 ऐसे करके जाता रहेगा। अब चलो A1 A2 मत लिखो, बड़े हो गए हो थोड़े। A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस ऐसे करके क्या जाएगा, AR माइनस 1, लास्ट में ये होगा ना जनरल टर्म का, क्योंकि हमेशा वो लिखते हैं एसएन। एसएन होता क्या है, एन टर्म का सम, तो वही आएगा। क्या करते हैं, कभी भी मान लो जीपी के क्वेश्चन या कभी भी ऐसे क्वेश्चन ना हो रहे हो ना, तो हमेशा ये मेथड फॉलो करो। वैसे तो मोस्टली क्वेश्चन हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे ना, तो हम लोग समेशन निकालने के लिए प्रूफ बता रहा हूं, थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे ये मेथड भी यूज होता है। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, एक टर्म आर, जैसे कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके, क्या करके, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट कर देते हैं। एक टर्म क्या कर देते हैं, शिफ्ट। तो मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, आर एस एन, और मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट, तो ए आर यहां आ जाएगा, ए के साथ आर से मल्टीप्लाई करिए, यहां आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, ए आर स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे करके। फिर यहां पे ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, ए आर की पावर एन माइनस 1, और लास्ट में क्या बचेगा आपके पास, ए आर एन बचेगा। मैंने क्या किया, एक टर्म शिफ्ट किया है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया कॉमन रेशियो को और एक टर्म शिफ्ट कर दिया, तो ऐसे आएगा। चलो अब घटा दो, जैसे घटाओगे तो क्या आएगा, यहां से 1 माइनस आर एस एन आ जाएगा, फिर ये ए आ गया, फिर ये कट गया, क्योंकि घटाया है ना, माइनस 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 कट गया। लास्ट में क्या बचेगा, माइनस ए आर माइनस 1, यही बचेगा पावर में। अब देखिए एस एन का फॉर्मूला आ गया, ए कॉमन, 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, यही हम लोगों का एस एन का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। चाहो तो इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं, एस एन बराबर ए आर माइनस वन अपॉन आर माइनस 1, ए की पावर, इस तरीके से। दोनों फॉर्मूला आप लोगों का वैलिड है। केवल दोनों फॉर्मूला कब वैलिड नहीं होगा, जब आर की वैल्यू क्या हो जाए, आर नॉट इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को याद रखिए, क्योंकि अगर आर की वैल्यू 1 हो गई तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है आना। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला एस एन का क्या, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। उसी तरीके से एस एन ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये हम लोगों का किसका फॉर्मूला है, एस एन का फॉर्मूला है। यहां पे ए क्या है हम लोगों का, ए हम लोगों का है फर्स्ट टर्म, आर क्या है हम लोगों का, कॉमन रेशियो, ठीक है, और हम लोगों का जो एन है ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, प्रूफ समझ लो कि कैसे मैंने प्रूफ किया है, पर हमको याद तो फॉर्मूला ही रखना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। एस एन का फॉर्मूला क्या है, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, इधर से वही सेम फॉर्मूला है दोनों। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, एस एन का फॉर्मूला है, फिर आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए केवल एक ही क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान से, ये फॉर्मूले में अच्छे से एकदम मार्क करके रख लो, याद रखना है पूरा अच्छे से। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन लिखो, लेट 3 6 12 are in GP, then find 3 6 12 are in GP, then find how many minimum number of term, then find how many minimum number of terms, then find how many minimum number of terms
should be taken such that sum exceed 300, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास कोई जीपी का एक सीरीज दे रखा है, बोल रहा है देन फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ टर्म शुड बी टेकन सच दैट सम एक्सीड 300, ठीक है। तो हमारे पास बोल रहा है एस एन ग्रेटर देन 300, एक्सीड मतलब क्या, ज्यादा, ठीक है। अब देखो यहां से ए क्या है हम लोगों का 3, आर क्या है 6 डिवाइडेड बाय 3, तो आर कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। एस एन का फॉर्मूला लगाइए, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर ग्रेटर देन 300 आ गया। अब ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 3, 1 माइनस आर, आर कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 300 आएगा। अब देखिए 3 को अब कुछ भी करो, अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं काम करता हूं यहां से एक माइनस और एक यहां से माइनस, ठीक है, हट जाएगा। एक माइनस यहां से कॉमन निकालो, एक यहां से निकाल लो, तो 3 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 आएगा। 1 माइनस 2 कितना होता है -1 ना, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 300। अब ये देखो ये 3 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 ग्रेटर देन 100, 3 से कट कितना आएगा 100, तो 2 की पावर n ग्रेटर देन 101। अब n की वैल्यू रखनी है, अब क्या करनी है n की वैल्यू रख के चेक करना है हम लोगों को। तो n इज इक्वल टू अगर मैं 5 रखूं, n इज इक्वल टू मैंने क्या किया, मान लो एक समय के लिए 5 रखा, तो 5 रखने पे कोई फायदा है क्या, नहीं है, क्योंकि 2 की पावर 5 32। n इज इक्वल टू 6 रखो, तो 6 रखने का कोई फायदा नहीं, 2 की पावर 6 64। n इज इक्वल टू 7 रखो, तो परफेक्ट। n इज इक्वल टू 8 परफेक्ट। n इज इक्वल टू 9 परफेक्ट, सारे परफेक्ट है, बट हमको लेना कौन सा है, मिनिमम बोला है उसने, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 7 इज द आंसर, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चाहो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, चाहो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। क्लियर, ये वाली चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो अगर एक समय के लिए आज हम लोग रिवाइज करें तो जीपी में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मैं अगर आपको रिवाइज कराऊं तो जीपी में सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया जनरल टर्म ऑफ जीपी। तो जनरल टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस 1। अगर मैं T6 बात करूंगा तो आर की पावर 5 होगी, T7 बोलूंगा तो आर की पावर क्या होगी 6 होगी, ठीक है, हमेशा एक कम, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि अगर 3 टर्म जीपी में दे रखे हो तो उसको क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म आ गया। फिर इसके बाद मैंने बताया कि अगर कोई 3 टर्म एपी और जीपी दोनों में हो तो उसका केस में तीनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। लास्ट में फिर हम लोगों ने एसएन का फॉर्मूला पढ़ा। एसएन का फॉर्मूला क्या है, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, और ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, जहां पे R1 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऑन देयर मैंने बताया कि अगर आपको कभी भी कोई भी सीरीज अगर प्रोडक्ट में दे, प्रोडक्ट टाइप का मेंशन हो, तब हम उस केस में सीरीज क्या मानेंगे, ए अगर 3 टर्म ए अपॉन आर ए आर, 4 टर्म दे रखा होगा तो क्या मानेंगे, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब मानेंगे। 5 का भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बट कब करना है, वो कब करना जब वो प्रोडक्ट में कुछ मेंशन दे रखा हो, प्रोडक्ट वाली चीजें, ठीक है, तभी वाला फॉर्मूला लगाना। तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय और अच्छे से पढ़िए।